हाँ। हाँ जी, तो बताइए। बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं आजकल न्यूज़ में। कौन सी चर्चाएँ चल रही हैं बताओ? भारत और इंडिया को लेके। तो क्या लगता है तुम लोग को? भारत और इंडिया को लेके जो चर्चाएँ चल रही हैं, सही है या गलत है? क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? ये टॉपिक वैसे हम लोग का चल रहा है, पढ़ना ये है हम लोगों को। लेकिन अब न्यूज़ में आई है कोई बात तो पढ़ ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, उस पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोग की थोड़ी बुद्धि खुले और आगे चल के आप लोग जब आंसर लिखें या कहीं डिबेट करें या कहीं बात करें तो आपके पास में सटीक और स्पष्ट उत्तर होना चाहिए, है ना? तो उसको लेके हम तो यूपीएससी वाले हैं, चर्चाएँ करते ही रहते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। जो रिलेवेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड बात है और कुछ ऐतिहासिक चीज़ों से भी रिलेटेड बात है, इतिहास की भी बातें हो रही हैं यहाँ, है ना? तो बोला जा रहा है कि इंडिया नाम दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा है और अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए नाम को हम हटाना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसका नाम क्या कर देंगे, अब सिर्फ और सिर्फ भारत कर देंगे। ऐसा किसी सरकार के मंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी आई है या सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं? अभी तक क्या आपने न्यूज़ में देखा? एस जयशंकर उनकी तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, क्या स्टेटमेंट आया था? स्टेटमेंट पढ़ा आपने या सुना है सिर्फ किसी के मुंह से? सुना था चैनल के ऊपर कि वो सोच रहे हैं ऐसा। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं एस जयशंकर के द्वारा, ठीक है, इसका वेरिफिकेशन करेंगे अगर ऐसी कोई टिप्पणी आई है। और पहली बात तो ये है, इंडिया और भारत का जो नाम है उसके ऊपर जो चर्चाएं चल रही है, संविधान के अंदर दोनों ही नाम उपस्थित हैं अगर आप देखोगे। हम भारत के लोग भी लिखा हुआ है एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, इंडिया भी लिखा है और भारत भी लिखा है। अगर इंडिया के नाम को चेंज करना था तो ये बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ाद होने के बाद में जब हमने अपने देश का एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, अपना एक नया नाम रखा, तो उस नाम को रखते समय ही हमें इस नाम के साथ में चेंज के साथ में आना चाहिए था। भारत नाम ही रख लेना चाहिए था इसमें। भारत नाम भी था, लोग जानते भी थे इस नाम से थे, नो डाउट। लेकिन इंडिया पॉपुलराइज इसलिए हो गया क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, इंडिया पॉपुलराइज इसलिए हो गया क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया नाम था और ब्रिटिशर्स का दबदबा पूरी दुनिया में था, हर जगह रूल करते थे, हर जगह जो था आपने देखा होगा कि अफ्रीका हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे फिर चाइना हो गया, ऐसे तमाम कॉन्टिनेंट के अंदर इन लोगों की पहुंच थी, जिसकी वजह से ये नाम बहुत पॉपुलर हो गया, इंडिया इंडिया इंडिया, सब इंडिया के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो इन्होंने नाम भी क्या रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। सुना ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही तो पढ़ते हैं। और उसके बाद में हर एक चीज में इंडिया 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 ही ऐड होता चला गया। ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की किताब है। ठीक, उसके बाद में जितने संस्करण आए, किताबें हैं, जो कुछ भी आया, सब विद द नेम ऑफ इंडिया आना शुरू हो गया। ठीक है, चाहे गांधी जी फादर ऑफ इंडिया, ठीक, चाहे राजा राम मोहन राय फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये सबके नाम के आगे इंडिया ऐड होना शुरू हो गया। अब जब इंडिया वर्ड ऐड होना शुरू हो गया तो ये इतना पॉपुलराइज हो गया कि हर एक संस्थाओं के साथ में भी इंडिया वर्ड को जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर अगर हम इसरो की बात करें, अभी अभी एक मिशन गया है हमारा, ठीक है, कौन सा, आदित्य एल1, उससे पहले चंद्रयान 3 गया, तो इसरो के नाम में भी क्या, इंडिया। ठीक, और सब कुछ छोड़ दो, बीसीसीआई बोर्ड है हमारा, क्रिकेट बोर्ड है, उसके नाम में भी क्या है, इंडिया है। अब ऐसे तमाम संस्थान के नाम में गिनाता रहूंगा गिनाता रहूंगा गिनाता रहूंगा और आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे, उसका कोई हिंदी रूपांतरण बना ही नहीं। उसकी शॉर्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर अब हम इस नाम को चेंज करेंगे तो अब नाम चेंज करने में लगभग लगभग 1400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितना? 1400 करोड़ रुपए का, ये मैं नहीं बोल रहा, रिपोर्ट बताती है। कितना खर्चा आएगा? 1400 करोड़। किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक स्टेट का भी नाम अगर बदला जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट की बात तो छोड़ो, एक रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला जाता है तो लाखों में खर्चा आ जाता है। ये पूरे भारत का नाम बदलने की बात हो रही है, मतलब इंडिया के बदलने की बात हो रही है। नाम को जब ये नाम बदला जाएगा कितना खर्चा आएगा? 1400 करोड़। और 1400 करोड़ का खर्चा नाम बदलने पे सिर्फ आएगा, इंडिया से भारत करने पे, जो कि ऑलरेडी है। ऐसा नहीं भारत नाम नहीं है, भारत तो ऑलरेडी है ना। पॉपुलराइज कर दो भारत को हर जगह, जैसे अभी किया गया G20 में, इनविटेशन दिया गया है, तो इनविटेशन किस नाम से दिया गया? भारत के नाम से दिया गया। तो पॉपुलराइज करना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जितने संस्थान हैं आपको सबका नाम चेंज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, फिर आईआईटी आईआईटी नहीं रह जाएगा, बीआईटी बन जाएगा वो फिर। ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं निकलेगा।
है ना। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके नाम लगातार चेंज होते चले जाएंगे और उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनने वाला है। तो हम लोग को चर्चा जो करनी चाहिए वो चर्चा इन मुद्दों पे करनी चाहिए कि 1400 करोड़ रुपए हम ऐसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दें जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया हो जाए, है ना। इंडिया की पॉवर्टी के लेवल को हम रिड्यूस कर सकें, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को हम रिड्यूस कर सकें, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है उस पर कंट्रोल कर सकें। 1400 करोड़ रुपए बहुत है, बहुत होते हैं। और वो भी सिर्फ इस वजह से हम वेस्ट कर दें कि इंडिया के नाम को हम भारत कर दें, जो कि ऑलरेडी है। मैं क्लास में कितनी बार आप लोग को इंडिया नहीं बोलता हूँ, भारत ही बोलता हूँ। नॉर्मल है, डिस्कशन में भी चलता है भारत 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 चलता है। भारत एक ग्लोरी है हमारे नाम की और पूर्वजों के द्वारा दिया गया नाम है, तो हम भारत के साथ में जाते हैं, भारत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इंडिया नाम अगर चेंज ही करना था तो बहुत पहले चेंज कर लेना चाहिए था, शायद इतनी कॉस्ट एनालिसिस से हम लोग बच जाते। अब इस कॉस्ट एनालिसिस को कहीं अच्छी जगह प्रयोग करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तक कोई ऐसे प्रमाणित तथ्य सरकार की तरफ से नहीं आए, ना ही सरकार ने ऐसा कोई जिक्र किया है कि हम इस नाम को चेंज कर देंगे या इस नाम को कर देंगे। ये सिर्फ क्या चल रही है, हवाएं चल रही हैं और लोग इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। जिस दिन भी किसी ऑफिशियल की तरफ से ये बात आ जाएगी उस दिन इस बात के ऊपर डिस्कशन और डिटेल में होना चाहिए। अभी कोई ना ऐसा बिल आ रहा है, ना किसी तरीके का किसी सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ना किसी और जगह पे ऐसी कोई बात है। सिर्फ और सिर्फ आप ट्वीट्स देखते होंगे, ट्विटर पे ट्वीट्स दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आपको हैंडल्स दिख रहे हैं कई सारे लोगों को, या फिर कई सारे लोग यूट्यूब पे आके ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ पब्लिसिटी स्टंट के लिए चीजें होती है। मीडिया, मैंने बोला था, बहुत बेकार मीडिया हमारे यहाँ की, और वो मीडिया इसी मुद्दे को उठा के इस पर चर्चाएं करे कभी। और इस चर्चाओं से चर्चाएं इतनी खराब हो गई हैं कि चर्चाएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है, चर्चाएं बढ़ती चली जा रही हैं। चर्चाएं बढ़ बढ़ के यहाँ तक पहुंच गई कि लोगों की आस्था और रिलीजन के ऊपर भी सवाल आने लग गया है। ठीक है, भारत और इंडिया के साथ में बात शुरू हुई थी, बात कहाँ तक पहुंच चुकी है, इसके ऊपर पहुंच चुकी है। कई लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर आपको अंग्रेजों के द्वारा दिए गई सारी चीजों से इतनी आपत्ति है, इतनी प्रॉब्लम है, तो अंग्रेजों ने जो जो भारत को नाम दिए या जो जो चीजें करी हटाना शुरू करते थे, सारी चीजें रिमूव करते हैं। अगर इंडिया सिर्फ इसलिए आप हटा रहे हो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, जैसे अभी लॉ में चेंज हुआ था, अन अकेडमी के एक टीचर को हटा दिया गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने इस बारे में बोल दिया था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लॉ को हटा दिया गया इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों में बनाए थे और उसकी वजह से हमारी पढ़ाई बर्बाद। पीसीएसजे के अंदर सिलेबस है सीआरपीसी आईपीसी, और उसके पूरे के पूरे सिलेबस को हटाने के लिए एक बिल पेश हो गया। अब ये सीआरपीसी आईपीसी का जब बिल पेश हो गया तो ये सब्जेक्ट हट जाएंगे सिलेबस में से, मतलब अब ये पढ़ाया ही नहीं जाएगा, भारत के नए कानून आएंगे, भारतीय कानून होंगे वो। ठीक है, लाना सही है, लेकिन उसको किसी ना किसी और तरीके से बच्चों के लिए आसानी भी तो कर सकते थे। अब आप ये कहो मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का सिलेबस यूपीएससी से हटा देते हैं, पूरा सिलेबस हटा देते हैं, और उसकी जगह फलाना ढिमाका कोई चीज से सब्जेक्ट ला के रख देते हैं। बवाल हो जाएगा पूरे भारत में, संस्थाएं बंद हो जाएंगी, इसका स्ट्राइक होगा, पत्थर फेंक फेंक के लोग मारना शुरू कर देंगे सरकार को, है ना। तो ये कुछ उसी तरीके की चीज थी कि आपने पीसीएसजी के टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करके बिल को चेंज करने की बात की। ठीक, अगर ऐसा ही है तो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए तमाम कानूनों को अगर हटाने की बात हो रही है तो 1935 का अधिनियम, संविधान हमने पूरा का पूरा उठा के इनसे ले लिया, तो क्या हम अपना संविधान बदल देंगे? मेजर ऑफ द संविधान हमने वहां से लिया। 1793 का जो एक्ट था, या फिर हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में 1813 पढ़ते हैं, 33 पढ़ते हैं, या फिर 1919, 1909, ये सारे के सारे एक्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, इन सबसे भी थोड़ा 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 अंश उठा के संविधान में डाल दिया गया। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि मुगलों ने क्या दिया या फिर खिलजियों ने क्या दिया या फिर अंग्रेजों ने क्या दिया, हम उसको हटा के सब परिवर्तित कर दें। अच्छी चीजें जहां से मिले ग्रहण करना चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अब डिबेट यहां तक पहुंच गई है कि ठीक है, फिर तो हिंदू नाम भी किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। पहले तो सनातनी धर्म के लोग कहलाते थे, हिंदू नाम भी किसने दिया, अंग्रेजों ने दिया था। हटाएंगे क्या इसको? डिबेट यहां तक पहुंच गई, डायरेक्ट आस्था पे आ गई बात। जब डिबेट छिड़ती है तो कहीं भी जाती है फिर उससे, और फिर यहाँ तक पहुंच गई, क्योंकि इंडिया के अंदर आके अंग्रेजों ने यही किया, अंग्रेजों ने इस नाम को दिया था, और अंग्रेजों ने इस नाम को देने के बाद में ये पॉपुलर हो गया इस तरीके से। उन्होंने बोला सिंधु के किनारे रहने वाले लोग सब हिंदू, ठीक है, इस वजह से उन्होंने नाम दे दिया। तो बोले क्या इसको भी हटाओगे?
इसको भी हटाया जाएगा क्या? तो सनातनी के ऊपर बहस चल रही है, देख रहे हो, सनातन धर्म के ऊपर बहस चल रही है, बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की चीजें हैं जो इलेक्शन के समय में होती रहेंगी। इलेक्शन करीब है। अवध ओझा सर की एक बात सुनी होगी आपने, काफी पॉपुलर रील हो रही है इस समय, काफी देखा होगा आपने। उन्होंने बोला पूरे साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल या 10 साल भी सरकार रहेगी, महंगाई रहती है, लगातार रहती है। सिलेंडर के दाम 12-12, 14-14 सौ रुपए में बिकता सिलेंडर। और जैसे इलेक्शन आना शुरू हो, जब समझो ये सिलेंडर के दाम कम होना शुरू हो गए, तो समझो इलेक्शन करीब में है। मतलब साल भर 600 बढ़ाएंगे और इलेक्शन के समय आके 200 कम कर देंगे। तब भी तो टैक्स जा ही रहा है, अभी भी तो टैक्स जा ही रहा है। बोले सही बात है, ठीक बात है। और उन्होंने एक बात इसके अंदर बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत क्लियर ऐड करी और जिससे बहुत सहमत हूं मैं। उन्होंने बोला जो बेवकूफ है उसे बेवकूफ बनाना चाहिए, जनता बेवकूफ है उसे बेवकूफ बनाओ। बिल्कुल सही है। जो समझदार लोग हैं वो पहले से ही पॉलिटिक्स में है। सही है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। तो जो बेवकूफ हैं बेवकूफ बनते रहेंगे, जो समझदार होंगे वो इधर उधर से गलियों से निकल के आगे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो इसलिए समझदार बनना, बेवकूफ बनना, ये हमारे हाथ में है। हमको करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये डिबेट थी। इस डिबेट के ऊपर मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर लूँ, सही क्या है गलत क्या है। इसके ऊपर आने से पहले आपको तथ्य पता होना बहुत जरूरी है कि क्या तथ्य है, क्या पॉजिटिविटी होगी इसकी, क्या निगेटिविटी होगी। हम अपनी संस्कृति से क्या ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ नाम बदलने से जुड़ पाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। नो डाउट नाम का कल्चर, संस्कृति एक बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमको, और वो करती रहेगी। है हमारे साथ तो भारत नाम जुड़ा हुआ है ही। ये थोड़ी है कि हम इंडिया को बदल के फिर भारत रखने जा रहे हैं, पहले से ही है, हटा हुआ थोड़ी है, पहले से ही है। करो यूज, जिसको पब्लिक करना है करो। अभी ये इंडिया और भारत के ऊपर डिबेट छिड़ी अगर, तो साउथ वाले जो है बवाल काट देंगे। वो कहेंगे ठीक है फिर साउथ इंडिया अलग ही कर दो, हमें चाहिए ही नहीं भारत। वो भारत एक्सेप्ट ही नहीं करते। बोले हिंदी नाम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, तुम्हारी हिंदी भाषा का नाम होगा, हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट। वो हिंदी से नफरत करते हैं वो लोग, हिंदी को उतना नहीं मानते, उनके लिए उनकी लोकल लैंग्वेजेस है, उसको माना जाता है ना। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे मैंने बोला ना, अगर शुरू में ही चेंज कर देते जब आज़ादी हुई थी, तब भी साउथ वालों को तो प्रॉब्लम होती, तो शायद उस समय के लोगों ने सोचा हो नहीं चलने दो, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, नाम ही तो है, नाम चेंज करने से क्या प्रॉब्लम है। तो नाम चेंज करने से अच्छा है कि हम अपनी स्थिति चेंज करें। जो हालत इस समय भारत की है, उस हालत के ऊपर काम करें, उसको चेंज करने की बात करें। और ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसमें डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए था। 3 दिन की G20 समिट भारत यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका हेड है पिछले 1 साल से। G20 समिट सपने देखती है पूरी दुनिया की, हमको उसकी लीडरशिप मिले। उसकी लीडरशिप इंडिया को मिली है, वासुदेव कुटुंबकम रखा गया है थीम इस बार का। ये पूरी दुनिया में ये दिखाता है कि सुपर पावर बनने की तरफ है भारत। और जब वो सारे के सारे भारत में आके देखेंगे यहाँ चल क्या रहा है, बोले ये तो इंडिया भारत में डिबेट चल रही है, यहाँ तो यही नहीं डिसाइड हो रहा कि इनको भी अपने देश का नाम क्या रखना चाहिए। और हम इसे ऐसे देश के अंडर में आके G20 की समिट कर रहे हैं, कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना निगेटिव। नहीं सोचते हैं, सब गधे हैं मीडिया वाले, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इन्हें इतनी फिक्र नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने हमारी क्या इमेज बन जाएगी। हम इतनी छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं कि हम इंडिया के हैं या भारत के हैं। ये सब ट्वीट्स क्या वो लोग नहीं देख रहे होंगे? मोदी जी कहीं पे भी अगर विदेश यात्रा के दौरान जाएंगे तो देश का माहौल तो लेंगे, पहले देश में क्या चल रहा है, या कहीं पे भी जाते होते हैं तो लेते हैं ना देश का क्या माहौल चल रहा है। अभी चाइना के प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया भारत, उसको पता दाग देगा एक आदमी, देखो यहाँ इतने गुस्सा है भारत के लोग मेरे से, कब्जाता जा रहा है जमीन धीरे 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 भारत की। मना कर दिया, G20 में नहीं आ रहा वो, वन ऑफ द मेंबर है G20 का, कंपलसरी होता है सारे मेंबर्स के लिए आना, भारत नहीं आएगा वो, मना कर दिया उसने साथ साथ। वो तो इश्यू चल रहा है, वॉर वगैरह चल रहा है ना। हाँ, इनवाइट किया है उनको तो ठीक है। और तुर्की के भी तो हैं ऐसे, अब तुर्की के देखो उनका कंफर्म नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं जो भी चीज़ें। लेकिन चाइना ने तो इसी वजह से मना कर दिया, उसको पता है कि यहाँ कोई ना कोई हॉक देगा रख के, बवाल ऐसा है। कोई ना कोई बोला ठीक है घर में ही रहो चुपचाप, तो बोले यही ठीक है इस समय, यही ज़्यादा सही है। तो नहीं आएगा वो, उन्हें मना कर दिया। और बहुत सारे लोग आने से इसलिए मना करते हैं कि इनके यहाँ डिबेट ही अजीब तरीके की चल रही है, क्या चल रहा है पता नहीं, क्या होता रहता है। कोई हमारे यहाँ की नेशनल मीडिया को अगर सुन ले, चैनल को सुन ले अगर, तो क्या इमेज बनने वाली है।
क्या इमेज बन के रह जाएगी। मतलब ये लोग इस बात पर लड़ रहे हैं अभी भी, जो देश लगभग 75 साल पहले आज़ाद हो चुका है, 77 साल हो गए अब हमको, उस समय की डिबेट पे ये लोग आज भी लड़े पड़े हैं। तो नाम क्या रखना चाहिए, है ना। अजीब बात है, सोचना चाहिए और गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। और इसके लोग मजे लेते हैं, हमारे देश के लोग शगुफे छोड़ रहे हैं, नए 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 नए, ये उलझा के रखो, उलझा के रखो। ये नहीं पता इससे देश का कितना भारी नुकसान हो रहा है, क्या इमेज सेट हो रही है हमारी पूरी दुनिया के अंदर। हम इस बात पर लड़ रहे हैं और लोग बड़ा प्राउडली लड़ते हैं इसके ऊपर, नहीं नहीं इंडिया होना चाहिए, नहीं नहीं भारत होना चाहिए। अरे क्यों लड़ रहे हो, बेवकूफ हो गया। नाम में क्या रखा है, क्या करोगे नाम का, जब खुद ही नहीं रहोगे, भूखे प्यासे मर जाओगे, बेरोजगारी में मर जाओगे दब कुछ के, तो क्या करोगे, क्या लेके जाओगे फिर यहाँ से। जिसका नाम रोशन करना है, इस भारत का नाम अगर रोशन करना है, तो इस डिबेट से तुम ही कर पाओगे ना, इंडिया रखें या भारत रखें। इसमें खाली है ना लोग, भारत के बहुत खाली है। वो पबजी मिल गया खेलने को, इंटरनेट फ्री मिल रहा है, ठीक है चलो यही करते हैं। आजकल पबजी नहीं खेलेंगे, आजकल इंडिया भारत खेलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। यही करते हैं, दिन भर इसी में उलझे पड़े। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बोला था आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में ये वो टॉपिक है जो आपका एंशियंट हिस्ट्री का वन ऑफ द और फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके 2 चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो आप इसकी महत्वपूर्ण चीज समझ सकते हो कि इसकी महत्वता क्या है, कि 2 चैप्टर सिर्फ इसी से रिलेटेड दे दिए 6th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेट दी हुई है, उस डेट को लेके आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है, 2500 से 18। ठीक, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। 2500 से 1800 की जो डेट लिखी हुई है, इस डेट को प्रमाणित किया गया है, इस डेट को माना गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुई और 1800 ईसा पूर्व में खत्म हो गई। कुछ किताबों ने इस चीज को 2350 बीसी से लेकर कहाँ तक लिखा है, 1750 बीसी तक लिखा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट का हमें किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन नहीं पता, वेद तो आए नहीं है, कोई लिखित सामग्री तो मिली नहीं है हमें, और मिली है तो हम पढ़ नहीं पाए, तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता ना किस डेट में ही आया होगा ये। हमने कार्बन डेटिंग से पता जरूर लगा लिया कि ये इस समय की चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम उसी डेट पे पहुंच जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए लॉजिक लगाया लोगों ने, हाँ शायद ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों ने बोला, इतिहासकारों ने ये है, कुछ इतिहासकारों ने बोला ये है, तो आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हो, एग्जाम में कोई नहीं काटने वाला है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, या जिसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण मैंने क्या बताया आपको, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीन जो सिटी हमको यहाँ मिली, या सबसे पहले जो सिटी हमको यहाँ मिली, वो कौन सी थी, हड़प्पा मिली थी। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई जब होना शुरू हुई तो उसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। अब ये नाम जो थे, ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में यही नाम रहे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस समय मोहनजोदारो ही नाम रहा होगा, उस समय लोथल ही नाम रहा होगा, कालीबंगा ही नाम रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उस समय कुछ और नाम रहे हो। हमने क्या करा, वहां की पहचान देखी, कुछ हमें सिंबल मिले, हमने सिंबल के हिसाब से नाम रख दिया इसका, अच्छा ये नाम हुआ होगा। ठीक है, तो हमने इसके नाम बाद में रखे हैं, ऐसा जरूरी नहीं उस समय में भी इसके यही नाम रहे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, बेसिकली ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ रेंज था। कितना, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। भारत का रेंज उस समय कितना था, लगभग 32 से 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था, जिसमें से 13 लाख में सिर्फ और सिर्फ कितना था, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट आया करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी और क्या क्या इसकी आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीजें, उनकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल कल भी मैंने एनसीईआरटी के अंदर भी आपको दिखाया था, वहीं से कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे चिपकाया गया। ठीक है, तो इस सिंबल के अंदर आप देखोगे तो ये मोहर है, क्या है ये, स्टैंप है यहाँ की, या इसको सील कह सकते हैं। इसके अंदर एक भाषा लिखी हुई मिलेगी आपको, और एक एनिमल का सिंबल दिखता हुआ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये उस समय जब हमको मिला तो हमने अंदाजा लगाया यहाँ पे कि हाँ इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे मिला करती थी। हम इसको क्या बोलने लगे, ब्रोंज एज बोलने लगे, कांस्य युग बोलने लगे, क्योंकि ये किसकी मिली थी हमें, कांस्य की मिली थी बनी हुई, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ब्रोंज एज या कांस्य युग हमने इसको बोल दिया। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या क्या था और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक, तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान जगह पड़ती है, उस बलूचिस्तान से लेकर गुजरात
ठीक। गुजरात के बाद पंजाब, पंजाब के बाद में अगर हम लोग बात करें, ये कुछ रिवर्स के नाम दिए हुए हैं। इन रिवर्स जैसे झेलम हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, चेनाब हो गई, रावी हो गई, इन सब नदियों के किनारे 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 ये सारे शहर बसे हुए थे। ठीक है। अब ये भी बता दूंगा मैं आपको कि कहाँ से लेके कहाँ तक बसे हुए थे और कहाँ से लेके कहाँ तक इनकी रेंज थी। लेकिन उससे पहले ये समझ लो मेजर साइट क्या क्या थी इसकी, और कौन सी साइट इंडिया में है और कौन सी साइट पाकिस्तान में आज के समय में, अगर हम इसका डिवीजन करें। ठीक। तो इंडिया के अंदर जो साइट है वो लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, ये सब गुजरात में पड़ती हैं। तीनों साइड कहाँ है? लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये सब गुजरात के अंदर पड़ती हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। राखीगढ़ी और हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। आलमगीरपुर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, इस बात का अंदाजा हमें लग गया। मतलब लखनऊ के आगे नहीं निकलो, लखनऊ से पीछे पीछे रहो, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पूरा का पूरा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ये मेरठ का इलाका है, मेरठ एरठ के साइड में, वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। पाकिस्तान में कहा कौन कौन से रीजन चले गए? जैसे हड़प्पा है, ठीक है, ये वेस्ट पंजाब है, पाकिस्तान में जो वेस्ट पंजाब गया था उस जगह पड़ता है। मोहनजोदारो है, सिंधु नदी के किनारे है। या फिर कन्हू है, कन्हू सिंध या फिर सिंधु नदी के किनारे पड़ने वाला रीजन। ठीक है, ये सिंध है, सिंध ये प्रांत है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, जो कि कौन सी नदी? सिंधु रिवर या फिर उसके आसपास के रीजन में पड़ा करता है, इसलिए इसका नाम सिंध रख दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ है आज के समय में? पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर बात करें तीन बड़े बड़े साइट, हड़प्पा, मोहनजोदारो या कन्हू, ये बहुत बड़े साइट थे। ये तीनों कौन ले गया? पाकिस्तान, जब डिवीजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स थे। लेकिन अगर ये साइट्स भारत में होते तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि भारत के लोग इसको बचा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इसे एक्सटेंड खत्म कर दिया, नहीं पता ही नहीं है। अब ये नहीं पता है कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये जगह हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कौन सी है, उन्हें यही नहीं पता है। तो वो भूल गए, संस्कृति पूरी की पूरी जो थी वहाँ की वो इसी तरीके बर्बाद हो गई वहाँ पे। तो ये साइट्स वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में रहती तो शायद भारत वाले इसको बचा ले जाए। देखो ये है मैप, थोड़ा सा इस मैप के अंदर भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। इसके अंदर अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊं तो ये इंडिया का पोर्शन है। ठीक है, इंडिया के बाद में ये पाकिस्तान का पोर्शन है। अब इस इंडिया से पाकिस्तान में अगर आप देखोगे, ये पंजाब, वेस्ट पंजाब बात करी थी ना, मेरा ईस्ट पंजाब है इधर। तो ये हड़प्पा यहाँ पे साइड दिख रही है, ठीक है, हड़प्पा साइड यहाँ दिख रही है। मोहनजोदारो देखो सिंध है ये, मोहनजोदारो यहाँ पे दिख रहा है। ये मेहरगढ़ बताया था, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कुछ साइट हमको यहाँ पे भी मिली थी अफगानिस्तान के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे अफगानिस्तान के मैप को भी थोड़ा बहुत दर्शाया गया। तो अफगानिस्तान के साइड में भी है। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लगभग इस रीजन तक हमको ये मिली है, और यहाँ से लेके ये मान लो ये पूरा का पूरा रीजन है जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता है, ये पूरा रीजन। ठीक है, इसको और क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ थोड़ा समझ नहीं आया होगा। देखो अब ये है, अब यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया हुआ है, इस मैप के थ्रू अगर देखोगे, ये वही इंडिया के मैप को दिमाग में रखना जो भी पीछे देखा हम लोगों ने, और उस इंडिया के मैप के हिसाब से देखोगे तो ये है हमारा सबसे नदन रीजन। कौन सा? सबसे नदन रीजन है। नदन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, सबसे ज्यादा उत्तरी। ठीक है, उत्तरी इलाका है हमारा। उत्तरी इलाके में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? मांडा, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। कौन सी जगह है? मांडा, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। तो अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, क्या बताओगे? त्रिकोणीय। कैसा आकार था? त्रिकोणीय आकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी रीजन कौन सा था? मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, जो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? चेनाब नदी के किनारे पड़ता है, सबसे उत्तरी पार्ट। ठीक, पूछ ले अगर सबसे पश्चिमी पार्ट कौन सा है, सबसे पश्चिमी पार्ट कौन सा है इसका, तो क्या बोलोगे? सुत का गेंडोर। क्या नाम है इसका? सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर इसका नाम है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान की एक जगह है, प्रांत है वहां का, क्या नाम है उसका? बलूचिस्तान। और ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? दास रिवर के। कौन सी रिवर? दास रिवर या फिर दास नदी के किनारे पड़ने वाली जगह है सुत का गेंडोर। सबसे पूछे सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? सुत का गेंडोर कौन सी नदी के किनारे है?
दास रिवर के किनारे है। कौन सी जगह पे, कौन से प्रांत में है? बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक, पूछ ले सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है इसका, तो दक्षिणी भाग है इसका, यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दाइमाबाद। कौन सा है? दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद इसका सबसे दक्षिणी भाग है। और दाइमाबाद जो है बेसिकली ये आपका, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, उसकी बाउंड्री है ये ऐसे करके, और इस बाउंड्री में कहाँ पड़ता है? दाइमाबाद पड़ता है। ठीक है, पता चल गया कहाँ पड़ता है? दाइमाबाद पड़ता है। ठीक है, तो दाइमाबाद सबसे दक्षिणी भाग इसका कहलाएगा, कौन सा? दाइमाबाद कहलाएगा। ठीक, इधर आ जाते हैं, ये है ईस्टर्न